क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया था। आज क्लास 12th सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 आ रहा है। दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज क्लास को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। आज हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम ये दोनों के दोनों को बहुत डीप में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो बॉइलिंग पॉइंट का जानना पहले जरूरी है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी लिक्विड का, कोई भी हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ भी ले लें हम, कोई भी सॉल्वेंट का जब इंटरनल वेपर प्रेशर, जब उसका खुद का जो इंटरनल वेपर प्रेशर होता है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है, तो हम उस टाइम पर बोलते हैं कि हाँ भाई बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्रीजिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जब इंटरनल वेपर प्रेशर, जब इंटरनल वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे कोई और सॉल्वेंट ले लो, किसी भी सॉल्वेंट का जब इंटरनल वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से, किससे बराबर हो जाए, उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से। यानी कि जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर का सॉलिड स्टेट में आइस होती है, तो आइस का जो वेपर प्रेशर होता है जब उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि हाँ भाई फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। जब किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कोई भी वाटर, अल्कोहल, कुछ भी, जिस भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर, जब वो सॉलिड स्टेट में आता होगा तो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हाँ भाई उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। समझ में आ गया? तो ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें पढ़नी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेटा हमको एक ही काम करना होता है। मैं फिर से एक चीज बता रहा हूं कि हम क्या लेंगे, एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे। प्योर सॉल्वेंट लेंगे तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। मान लो इस सॉल्वेंट को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इस सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहा हूं, तो इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसको मैं लिखूंगा पी नॉट ऑफ ए। क्लियर है भाई? उसको क्या लिखूंगा, पी नॉट ऑफ ए, क्योंकि ये प्योर का है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ही काम करना था सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि हमें एक नॉन वोलेटाइल, क्या बोलते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोगों को ऐड करना है, किसमें, हमारे सॉल्वेंट में। एक प्योर सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना है, तो इसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। कैसे देखा था, क्या देखा था, वेपर प्रेशर का कंप्लीट लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 5 में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। लेकिन इस टाइम पर भी हमें यही करना है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले पे भी हमको यही चीज करनी है। तो इसको मैंने एक छोटे से उसमें समझा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ के मेथड से समझा था, यहां भी हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझना है कि क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ डलेगा, ग्राफ बनेगा बेटा जी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, ठीक है। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के। तो हम ये मान के चलते हैं, कि ये जो वाला जो मेरा ग्राफ है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंटली जो हमारा बना है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। क्या है बेटा जी? फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट से मेरा क्या कहने का मतलब है कि ये वो वेपर प्रेशर का ग्राफ है कि जब जो भी सॉल्वेंट मैं लूंगा वो सॉलिड स्टेट में इस पॉइंट को टच करेगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। कोई भी सॉल्वेंट लूंगा, उसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा, जैसे ही वो इस पॉइंट को टच करे। जैसे हमने जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, तो हमने पहले से ही एक लाइन बना दी थी कि भाई ये 1 atm है, जैसे ही सॉल्वेंट इसको टच करता है 1 atm को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। उसी तरीके से ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, जैसे ही सॉल्वेंट
इस पॉइंट को टच करेगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है। जैसे ही सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आएगा तो उस टाइम पर मेरा बेटा जी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको समझते हैं। देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। ये मेरा फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है, ये है मेरा फ्रोजन सॉल्वेंट। तो देखा गया कि जो अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, वो ग्राफ इसको कुछ इस तरीके से कट किया, वो ग्राफ इसको कुछ इस तरीके से कट किया। अब अगर वो इस तरीके से कट किया तो ये मेरा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट था मेरा प्योर। तो जब मेरा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, जैसे ही वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेम्परेचर पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ बेटा जी यहां पर मेरा क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। तो इसको मैंने क्या लिखा, टीएफ नॉट। क्या लिखा, टीएफ नॉट। जरा ध्यान से समझना, नॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी इसमें ना सॉल्यूट डाला हुआ है ना कुछ, अभी हमने खाली सॉल्वेंट का लिया, खाली इसका लिया है। जब इसका वेपर प्रेशर का हमने ग्राफ इस सॉल्वेंट के साथ बनाया था, तो हमने जज किया कि हाँ भाई ये सॉल्वेंट इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको टीएफ नॉट बोलेंगे। अब क्या किया हमने, क्या कर रखा है हमने, फ्रोजन सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर घट गया होगा। ध्यान से समझना, वेपर प्रेशर घट गया होगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊं इस पॉइंट पे, तो वो कुछ पहले कट करेगा। अभी इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से समझो। हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे जो उसका वेपर प्रेशर था वो घट गया। अगर वेपर प्रेशर घट गया तो उसको बहुत कम टेम्परेचर लगेगा उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर आने पे। यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा था, यहां पर वेपर प्रेशर कम है। वेपर प्रेशर कम है तो उसको इस सॉल्वेंट के, इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को कट करने में कम टेम्परेचर लगेगा। बहुत अच्छे। तो जैसे ही मैं इसको यहां पर कट करूंगा तो मैं बोलूंगा ये मेरा टीएफ आ गया। टीएफ नॉट क्या है, हर एक सिंबल का मतलब समझ में आना चाहिए। टीएफ नॉट है मेरे प्योर सॉल्वेंट का। टीएफ नॉट किसका है, मेरा प्योर सॉल्वेंट, जब उसमें कुछ नहीं मिला था। टीएफ कब है, टीएफ कब है, सॉल्यूशन का, जब मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ते हैं तो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट। तो देखो जब प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट के केस में उसका टीएफ नॉट आया। जैसे ही मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका टेम्परेचर जो है वो घट गया, यानी कि टेम्परेचर में फ्रीजिंग पॉइंट जो हो गया वो घट गया, डिप्रेस हो गया, घट गया। तो अब अगर मैं यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, यानी कि डेल्टा टीएफ। अरे कितने से घटा है, जैसे वहां था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितने से बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट। यहां क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घटा है, तो ये किसके बराबर आएगा। देखो हमेशा ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ज्यादा इस बार किसका है, टीएफ नॉट का। टीएफ नॉट का जब प्योर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो डेल्टा टीएफ आएगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ। बहुत बढ़िया। तो हमने यही देखा है कि डेल्टा टीएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी किसके, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीएफ को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो इसको हम लिख सकते हैं केएफ इंटू एम, और इसी केएफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पर केबी था, वहां बॉइलिंग पॉइंट के केस में डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम था। तो यहां पर है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। वहां था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। क्या है डेल्टा टीएफ, जो यानी कि चेंज आया, कितने से डिप्रेस कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट कितने से घट गया, वो क्या होगा टीएफ नॉट, जितना हमारा जो प्योर का था ज्यादा माइनस सोल्यूशन का माइनस कर देंगे तो वो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं। अब इसको कई फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको हम कई सारी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। ये तो है ही है, हम लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ ऐसे लिख सकते हैं, टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है बेटा जी, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं, मान ऐसे के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को बी से डिनोट करता हूं मैं और सॉल्वेंट को ए से, मान के चल रहे हैं, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस हिसाब से हम निकालेंगे, यहां पे इसको रख दूंगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो इस हिसाब से हम काफी चीजें, अब मैं इसको फर्दर खोल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास
अपॉन में मोलर मास, आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर आगे भी कैलकुलेशन हो सकती है। क्या जैसे यहां पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो केजी में होता है, अगर मैं इसको ग्राम में करूंगा तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से। तो ऐसी बहुत सी कैलकुलेशन, बहुत माइनर कैलकुलेशंस होती हैं, वो हम देख सकते हैं। क्लियर है? इसको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले, दूसरे फॉर्मूले से तीसरे फॉर्मूले, इस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटता है? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर आने में उसको कम ही टेम्परेचर लगेगा। तो यहां पर टेम्परेचर जो है प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। फिर ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर हमारा खत्म होता है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर हमारी खत्म हो गई है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सारा का सारा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, जो ये केएफ और केबी है ये किस पे डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट पे। केएफ और केबी जो होता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, वीडियो में थोड़ा नॉइज की वजह से, बाहर नॉइज की वजह से वीडियो को थोड़ा कट करना पड़ा। स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ये पढ़ लिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। हमने पढ़ना था कि जो ये केएफ और केबी है, जो हम लिखते हैं ना डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, ये जो केएफ और केबी है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। बेटा जी किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। कैसे डिपेंड करते हैं? ध्यान से। तो केएफ की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला है आपके कोर्स में, ध्यान रखना। आर हमारा क्या होता है? गैस कांस्टेंट, अभी लिख दूंगा, इनटू केएफ की वैल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ए से डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टीएफ इंटू में टीएफ का स्क्वायर। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है उसका। 1000 इंटू में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या देखते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ध्यान से समझ लो इसको। इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन कौन सी प्रोसेस होती है? कौन सी? हम केएफ पढ़ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखना है जब लिक्विड सॉलिडिफाई करेगा, जब लिक्विड सॉलिडिफाई करेगा। सेम अगर मैं केबी के प्रोसेस में देखूं तो केबी के लिए क्या होगा? आर इंटू वही गैस कांस्टेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू, यहां पर टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट था, यहां पर आएगा टीबी, टीबी का स्क्वायर अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बाय में डेल्टा एच, किसका? वो फ्यूजन का था, यहां पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना। मैं बता देता हूं, आर जो है वो बेटा जी हमारा गैस कांस्टेंट है, ठीक है। जो एम ए है वो है मोलर मास, वो है मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। जो टीएफ एंड टीबी है, जो टीएफ एंड टीबी है वो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसके फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्वेंट के। क्लियर है? और ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन लिक्विड सॉलिडिफाई करेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड वेपराइज होगा। क्लियर है? इसकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, इसकी वैल्यूज जो है बेटा जी आपको गिवन होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो केएफ है ये फंक्शन होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मूव करते हैं। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कि हमने कौन सी पढ़नी है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखते हैं क्या कहता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस तो बेटा जी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 8th 9th से ही ऑस्मोसिस पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑस्मोसिस के बारे में तो इतनी चर्चाएं नहीं करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा काम का इशू है, ओ काम का टॉपिक है, उसको देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या कहता है? ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोला करते थे। क्या होता है, देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो अलाउ करती है केवल सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब जो डिजायर्ड पार्टिकल हो वो ही निकालेगा। ये जितने भी सब माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, इसमें सब माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, यानी कि इतनी छोटी झिल्ली सी होती है। ये दो तरीके से नेचर में मिलती है, मतलब अगर आप उसको नेचुरल लेना है तो नेचुरल लेना है तो पिग्स का जो ब्लैडर होता है उसकी बनाई जाती है, पिग्स का जो ब्लैडर होता है उसकी बनाई जाती है। और दूसरा अगर आपको सिंथेटिक लेना है तो सेलोफेन नाम की हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मटेरियल यूज करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो सब माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, इतने छोटे होल होते हैं कि सॉल्वेंट हमारा वाटर तो फ्लो कर जाता है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है, चाहे हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं कुछ भी, वो जो है एक जगह रह जाएगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारा देखा होगा बेटा जी, जो रॉ मैंगो होता है, ठीक है, जो रॉ मैंगो होता है उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सॉल्ट। तो जो रॉ मैंगो होता है वो क्या करता है, अपना पानी छोड़ देता है। जो रॉ मैंगो होगा वो क्या करेगा, अपना पानी छोड़ देगा, और फिर हम उससे क्या बनाते हैं, उसका पिकल हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो ये जो रॉ मैंगोज को हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, और अगर वाटर बाहर निकलेगा तो फिर हम उसको श्रिंक हो जाएगा, और वो श्रिंक होकर फिर वो पिकल बनाने में काम आता है। सेकंड उससे समझ लो कि जैसे जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स के केस में जो वाटर हम लोग क्या करते हैं, खाद में सीधा पानी डालते हैं ना, वो मिट्टी में पानी डालते हैं, तो वाटर सॉइल में, तो सॉइल से वो कहां पहुंचता है, प्लांट्स के रूट तक, प्लांट्स के रूट तक, और फिर वो प्लांट्स के रूट से पूरे स्टेम को होते हुए पूरे प्लांट में जो है पानी चले जाता है। तो वो भी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑस्मोसिस। ये एक छोटा सा था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। हमें जो पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जानते हैं क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस जानना जरूरी था भाई, ऑस्मोसिस जानना जरूरी था। हो सकता है कोई भूल गया हो, वैसे ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है भूल गया हो, इसीलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। हम लोगों को पढ़ने हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं, बोलता है द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट must be applied to stop osmosis. The extra pressure that must be applied to stop osmosis. ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जानते हैं क्या, समझते हैं इसको क्या करते हैं। देखो ऐसे करके एक डायग्राम, भाई ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा। इतना भी नहीं है कि समझ में ना आए, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, मेरा कोई सॉल्यूशन, समझ में आया, ये मेरा सॉल्यूशन है, और यहां पर मेरा कोई सॉल्वेंट है, यहां पर है मेरा कोई सॉल्वेंट। ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर है मेरा सॉल्वेंट, यहां पर हो गया मेरा सॉल्वेंट, और ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। यहां पर क्या जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, वो ऑस्मोसिस है, लेकिन हमें ऑस्मोसिस को रोकना है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, एक्स्ट्रा प्रेशर। जरा ध्यान से समझना इस एक्स्ट्रा प्रेशर का मतलब क्या है।
बेटा जी दोनों ही कंटेनर ओपन है, तो दोनों ही कंटेनर ओपन है, तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ध्यान समझो, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो यहां भी लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम यहां ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ऑस्मोसिस के फ्लो को रोक पाएंगे। ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इधर से जा रहा है हाई कंसंट्रेशन से, अपनी यहां पर सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन में है, यहां पर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में है, तो यहां से यहां तक जा रहा है, किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होते हुए, वो ऑस्मोसिस है। हमें ऑस्मोसिस को रोकना है, तो हमें इस तरफ क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो यहां पर जो हाई प्रेशर अप्लाई करना होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई करना होता है, उसी को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। वही हमारा क्या होता है बेटा जी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक्स्ट्रा प्रेशर वर्ड का मतलब समझ में आया? मतलब 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां भी लग रहा है, लेकिन हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब पहली बार जो है हमारी कंसंट्रेशन यूनिट चेंज होने वाली है। हमने देखा था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो भी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा था, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अभी देखा वो भी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और जो सी है हमारी यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन है। और देखा गया कि ये पाई बराबर, इसको प्रपोर्शनली का साइन हटाऊंगा तो ये C इंटू आर इंटू टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी के बराबर होगा। टी हमारा होता है टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, आर हमारा गैस कांस्टेंट, और सी क्या होगी? कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से ध्यान से देखना, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बी से, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, आर इंटू टी। अब चाहो तो फिर दोबारा से फॉर्मूले को देखो भाई, फॉर्मूले को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत आसानी से, अब नंबर ऑफ मोल्स को भी मैं लिख सकता हूं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो वो भी लिख सकता हूं, तो दोबारा वहां पे पुट कर दूंगा, फिर वो वैल्यू ऊपर नीचे जाकर हम यहां से मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता है, ये सब चीज हम जानते हैं। तो यहां पर हमारी ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो रही है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उन्हीं को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जो नेचर पे डिपेंड ना करे सॉल्यूट के, कि कौन सा नेचर है, पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट नेट बॉन्डिंग शो कर रहा है, आयनिक बॉन्ड वाला नेचर है उसका, तो वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर पे। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, तो इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यहां पर हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मेनली खत्म होती है, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा, मतलब ये लगा लो 3 मार्कर हम कवर कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में। इन 2 लेक्चर्स में 3 मार्कर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है वो इन 2 लेक्चर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वेपर प्रेशर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन यूनिट्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक चीज और पढ़नी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस पे ना हम किसी भी सॉल्यूशन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह हमारे कोर्स में भी है और हमें जानना भी जरूरी है। 1 मार्कर जब से आया है उस टाइम से हमें बारीक से बारीक चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उसमें बहुत आराम से ये चीजें पूछता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से? एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे बेटे होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे जो आखिरी हमको पढ़ने हैं वो होते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। आइसो वर्ड कहीं भी आ जाए, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि क्या करना है, 2 सॉल्यूशन लिए, ये सॉल्यूशन नंबर ए है, ये सॉल्यूशन नंबर बी है,
तो ये दो सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है दोनों सॉल्यूशन का, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल पूछा गया है, ध्यान से समझ लो। एग्जांपल क्या है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, हमारे जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, ध्यान से समझ लो, हमारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। मैंने ये बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किसको मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन यूनिट होना पता है, जरूरी होना चाहिए। तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सेल्स जो हमारे सेल्स के होते हैं उसके अंदर फ्लूइड जो होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सेलाइन वाटर। क्या बोलते हैं? सेलाइन वाटर। तो जरा इसको एग्जांपल से समझो। ये मान लो हमारी बॉडी का कोई सेल है और ये उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहां पर सॉल्ट और यहां पर वाटर, मतलब वाटर में भी सेलाइन वाटर है तो यहां पर भी इसको सॉल्ट लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर 10% सॉल्ट वाटर है और यहां पर भी, दोनों सोल्यूशन में सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। दोनों ही सोल्यूशन में, मतलब जो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको ऐसे समझो कि ये जो बाहर का है, ये अंदर का सेल के अंदर जो फ्लूइड है, और ये जो कंप्लीट बाहर का जो सेल है, तो यहां पर भी 10% सॉल्ट है, यहां पर भी 10% सॉल्ट है, और यहां पर भी। तो दोनों ही बहुत मजे से रहेंगे। जो वाटर होगा, वाटर जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, बोथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वाटर जो है बोथ डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या मतलब है कि बाहर वाला जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन बी, अंदर वाला जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बराबर है। क्यों? दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अरे 10% यहां है, 10% यहां है, और हमने पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर CRT, ये सब कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पे देखेंगे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों पे कंसंट्रेशन बराबर है। कंसंट्रेशन बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा जी। क्लियर है? हाइपरटोनिक में क्या होगा? अगर एक सॉल्यूशन का, हाइपर मतलब होता है एक्स्ट्रा, किसी एक सॉल्यूशन का ज्यादा हो जाए और किसी एक सॉल्यूशन का कम हो जाए। मान लो यही हमने सॉल्यूशन लिया यहां पर, अब यहां पर इसका 20% सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? 20% सॉल्ट हो गया, और बाहर जो हो गया, मान लो 5% सॉल्ट रह गया, बाहर 5%, तो ये क्या होगा? वाटर का फ्लो, पानी उधर को छोड़ने लगेगा, और वाटर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा बाहर वाले सेल में। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या होगा? अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, अब कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो पानी बाहर को निकलेगा, पानी बाहर को निकलेगा तो सेल यहां पर क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। सेल यहां पर क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा? कम हो जाएगा बाहर वाले का, अंदर वाले का कम हो जाएगा। तो अगर मान लो अंदर वाले का कम हो गया, 5% हो गया, और बाहर जो है 20% सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां ज्यादा हो गया क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वाटर अंदर की तरफ आएगा, तो ऐसे टाइम पे सेल क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा। सेल क्या होगा? स्वेलअप हो जाएगा। तो हमारे लिए जो आइडियल, जो फेवरेबल कंडीशन है वो आइसोटोनिक वाले की है, कि दोनों की तरफ कंसंट्रेशन सेम रहे। कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। फिर से समझ लो, पाई बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई इज इक्वल टू CRT। टेम्परेचर फिक्स रखो, R हमारा कांस्टेंट है, तो किसी भी कंसंट्रेशन पे देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा? बराबर। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन सेम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल तो हम लोगों का जो सोल्यूशन होगा वो आइसोटोनिक हो जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपनी बाकी दोनों बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर चुके हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बहुत 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 अच्छे से समझ लेना। अब अगला लेक्चर जो होगा वो होगा वेंट ऑफ फैक्टर का। वेंट ऑफ फैक्टर का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब अगर वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता तो ये वाले क्वेश्चंस भी गलत कर जाओगे, ये वाले फॉर्मूले में भी कुछ चेंजेस आएगी, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ते रहो। ओके।